हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको सेक्शन 21 पढ़ाया था जिसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। और आप मुझे प्लीज़ बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। देखने के बाद कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आज मैं सेक्शन 22 आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें कि ये बताता है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति किसको कहते हैं? मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो कहीं से भी मूव कर सकती हो, किसी भी दिशा में, किसी भी कोने पर आप जा सकते हैं। जैसे जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति में वह सभी संपत्ति आती है जो किसी भी चीज से जकड़ी हुई नहीं हो, जो कि भूमि से अलग हो। सिंपल सा। जैसे आप छोटी बात सोचो कि गेट। गेट क्या होता है? जब गेट चौखट से लगा हुआ होता है, मतलब चौखट जो होती है चारों तरफ से, उससे गेट कनेक्ट होता है, तब तक तो वह स्थावर संपत्ति होगी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और देन जैसे ही गेट को चौखट से अलग करेंगे तो वो जंगम संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि इसको हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से पेड़। पेड़ जब तक अपने पेड़ बिल्कुल जब तक कटा हुआ नहीं होता, तब तक तो वो स्थावर संपत्ति होती है, इमूवेबल। उसको हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते, उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते। और देन जैसे पेड़ को काट देते हैं, काटने के बाद उसको हम कहीं भी ले सकते हैं, तो हो जाती है हमारी जंगम संपत्ति। इसी तरीके से आप छोटी सी बात मान लो, पंखा, फैन। क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके से कि भाई पूछ लेंगे आपको कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है प्री के हिसाब से। इसी अकॉर्डिंग फैन। फैन जब तक वो कनेक्ट है, ऊपर बंधा हुआ है, लगा हुआ है, तब तक वो है स्थावर संपत्ति। और दोनों जैसे ही वो वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो हो जाएगी वो जंगम संपत्ति। तो इसीलिए प्री के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। इसी तरह सेक्शन 23। सेक्शन 23 होता है सदोष अभिलाष, मतलब लॉन्गफुल गेन, किसी भी गलत तरीके से ये चीज का बेनिफिट लेना। इसी हिसाब से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा। विधि विरुद्ध मतलब अनलॉफुल। अनलॉफुल अनलॉफुल तरीकों से कोई भी ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, मतलब उसका गेन करना। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी भी ऐसी संपत्ति का गेन करना जिसका वह व्यक्ति वैध रूप से हकदार, अभिलाभ प्राप्त करने वाला ना हो। मतलब जैसे कोई भी संपत्ति है, उस संपत्ति को किसी भी अनलॉफुल तरीके से, मैं हूं, किसी और की संपत्ति है सेकंड पर्सन की, मैं उसका किसी भी अनलॉफुल तरीके से उसका हकदार नहीं बनता, बट लेकिन मैं उसका फिर भी बेनिफिट लेता हूं, तो मैं सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन में आ जाऊंगा। इसी हिसाब से मैंने एक सिंपल लैंग्वेज पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा किसी भी अनलॉफुल तरीके से, अवैध तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति का लाभ उठाता है, मतलब किसी दूसरे की संपत्ति का लाभ लेता है जिस संपत्ति का वह हकदार नहीं है। इसी हिसाब से इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है सदोष हानि, मतलब किसी भी गलत तरीके से हानि पहुंचाना। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। मतलब कि कोई भी सेकंड पर्सन अगर वो किसी भी संपत्ति को हानि पहुंचाता है दूसरे की, तो अगर वो उसका हकदार नहीं है, तो इसी हिसाब से सिंपल लैंग्वेज की कोई भी व्यक्ति विधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी कोई भी संपत्ति का हानि हो जिसका वह व्यक्ति हानि उठाने का वैध रूप से हकदार है। मतलब कोई भी सेकंड पर्सन विधि विरुद्ध अनलॉफुल तरीके से किसी की भी संपत्ति को हानि पहुंचाता है और जिसका वह हानि पहुंचाने का हकदार नहीं है, बट लेकिन उसको हानि पहुंचाता है, ये हो जाएगा सदोष हानि। थर्ड पॉइंट, सदोष लाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति सदोष मतलब गलत तरीके से अभिलाभ प्राप्त करता है, तब यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सदोष रखता है, मतलब गलत तरीके से लाभ रखता है, और तब भी वह व्यक्ति सदोष तरीके से उसका अर्जन करता है। मतलब इसमें वही बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत तरीके से कोई भी लाभ उठाता है किसी दूसरे की चीज का, तो यह कहा जाएगा कि वह सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है, या उसका अर्जन कर रहा है, या उसका यूज कर रहा है। और इसी तरीके सदोष हानि उठाने में है, कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है कि जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष मतलब गलत तरीके से अलग रखा जाता है, और तब भी वह जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष गलत तरीके से वंचित किया जाता है। मतलब अगर किसी कोई संपत्ति है और अगर दूसरा बंदा उसको गलत तरीके से उससे बचा के रखता है, मतलब
अनलॉफुल तरीके से उससे हटा के रखता है उस चीज को, और उसको उस चीज से वंचित रहने देता है, मतलब उसको इस चीज से अलग करता है कि उसको पता ही बताता नहीं है कि भाई ये चीज उसकी है या नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसको सद्दोसानी उठाना, उसको सद्दोसानी उठवा रहा है। सेक्शन 24 बेईमानी से, मतलब बेईमानी से में पूछा जाता है कि जो कोई इस आस से, मतलब जो कोई इस इंटेंशन से कोई कार्य करता है कि एक को सद्दोष अभिलाभ, मतलब गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना करता है, या अन्य व्यक्तियों को सद्दोष हानि या गलत तरीके से हानि पहुंचाता है, तो वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपनी पर्सनल इंटेंशन से, अगर किसी भी इंटेंशन से वो कोई कार्य करता है, तो वह कहा जाएगा कि वह सद्दोष अभिलाभ को प्राप्त कर रहा है, तो वह गलत तरीके से कर रहा है, उसके साथ बेईमानी कर रहा है। और अन्य व्यक्ति को अगर कोई भी सद्दोष हानि पहुंचाता है किसी भी चीज में अनलॉफुल तरीके से, तो ये कहा जाएगा कि उसने उसके साथ बेईमानी की है। इसी हिसाब से सेक्शन 28 कुटकरण, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के साथ दृश्य है, मतलब एक जैसा दिखने वाली सिमिलर चीज को इस इंटेंशन से करता है कि वह उसे सादृश्य से प्रवर्चना, मतलब धोखा करे। मतलब जो कोई व्यक्ति अपनी इंटेंशन से इस तरीके से कोई भी चीज सेम टू सेम बनाता है या दिखाता है कि जिससे कि उसको लगे कि यह वो धोखा कर रहा है, या यह संभाव्य जानते हुए मतलब उसको पता है कि वह उसके साथ धोखा करेगा, तो वह कुटकरण करता है, यह कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सिमिलर तरीके से अगर उसके सामने पेश करता है और उसको सामने वाले बंदे को वो चीज देखने में ऐसा लगता है कि यह चीज बिल्कुल वही चीज है जो मेरे वाली है, तो वह उसके साथ कुटकरण करता है। मतलब जो काइंड ऑफ से मान लो कि सिक्के, जो सिक्के होते हैं, 10 रुपए का सिक्का आजकल आपने बहुत देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें होती हैं, पर लेकिन इंसान कोई पहचानता कोई नहीं पहचान पाता, तो वो भी कुटकरण की उसमें ही आ जाता है। तो इसी हिसाब से ये मैंने आपको सेक्शन 28 तक आपको पढ़ा दिया है। इसमें खाली सब चीज आपको प्री के सबसे याद रखने हैं कि बेईमानी किसमें है, कुटकरण किसमें है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुटकरण किस तरीके से किया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे कि भाई ये कुटकरण में आता है, ये नहीं आता, इस तरीके से ऐसी बेईमानी में पूछ लेंगे कि उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी। दोस्तों अब ये प्री के हिसाब से खत्म हो गया। इसके बाद आएगा सेक्शन 34 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेंस में भी, लो वाले बच्चों के लिए भी जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, और प्लस में जुडिशरी में भी, प्री में भी, मेंस में भी, हर तरीके से वो पूछा जाता है सेक्शन 34। और उसको साथ में पढ़ाऊंगा मैं आपको सेक्शन 149, क्योंकि ये दोनों सेक्शन ही साथ पढ़े जाते हैं, तभी आपको 6 समझ में आएंगे। मतलब 149 को आपको थोड़ा समझाऊंगा उसी के अकॉर्डिंग कि दोनों का क्या इसमें डिफरेंस है और दोनों की क्या डेफिनेशन है और दोनों पढ़ना किस तरीके से है। तो आप मेरी अगली वीडियो बने रहना है उसके लिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। और इस हिसाब से मैंने आपको ये तीनों पढ़ा दिया है, तीनों सेक्शन, चारों सेक्शन आपको कवर कर दिए हैं। और जो मेरा अगला इसमें सेक्शन होगा 34, जो मेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मुझे उसमें कमेंट करें और मुझे बताएं कि कमी क्या है और मेरी वीडियो में अच्छा क्या है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, बिकॉज मैं रेगुलर 1 या 2 दिन के अंदर अपनी वीडियो अपडेट करता रहता हूँ, नई वीडियो में डालता रहता हूँ। और इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उसको जाकर देखें। थैंक यू।